लास्ट वीडियो के अंदर हमने अमीबा में पोषण पढ़ा था और आज हमारी इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वह कोशिकीय श्वसन है। क्या है? कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशंस। कोशिका मतलब कोशिकाओं के अंदर श्वसन किस प्रकार से होता है वो बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए, कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के, अब कोशिकाएं हैं और फिर वो उनके अंदर क्या है, भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को, अब जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थ हैं वो उनका ऑक्सीकरण होता है और जैव रासायनिक ऑक्सीकरण जो जैव रासायनिक क्रिया होगी और उसके अंदर जो ऑक्सीकरण होगा को कोशिकीय श्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं। मतलब कोशिकाओं के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी जो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण जो क्रिया होती है उसे कोशिकीय श्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं। मतलब भोजन को ग्रहण करना मैंने बताया था मुख से और पेट तक ले जाने की क्रिया श्वसन कहलाती है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर ये था कि कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को, कोशिकाओं के अंदर जो भोज्य पदार्थ है उनका जो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होगा को कोशिकीय श्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं। यह सामान्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन क्रिया हमेशा मैंने बताई थी आपको कि वह कहाँ पे होगी, किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जैसे ये ग्लूकोज है, ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा निकली। तो ये आपका कोशिकीय श्वसन था। चलिए क्रेब्स चक्र के बारे में पढ़ेंगे। क्रेब्स चक्र है क्या? तो क्रेब्स चक्र आप देखते हैं ध्यान से। देखिए क्रेब्स चक्र क्या है। क्रेब्स चक्र मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर। देखिए ग्लाइकोलिसिस के उपरांत, अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? यह श्वसन की प्रथम अवस्था है। किसकी अवस्था है ये? यह श्वसन की जो होती है, ये श्वसन जो क्रिया जो आप करते हैं, श्वसन जो होता है शरीर के अंदर, मुंह से आपके पेट तक जो भोजन जाता है, इसके अंदर सबसे पहली जो क्रिया है या सबसे पहले जो कार्य होता है या सबसे पहले उसके प्रथम जो अवस्था उसकी, वो ग्लाइकोलिसिस है। क्या है वो? यह श्वसन की सबसे प्रथम अवस्था होती है ग्लाइकोलिसिस, जो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। कहाँ पे होती है ये? कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलिसिस श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कहाँ होती है? वो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है ये? कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया जो ग्लाइकोलिसिस है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस का जो है आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के अंदर क्या होता है? इस क्रिया के अंदर ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया आपका प्रथम अवस्था है श्वसन की, इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक मतलब ग्लूकोज जो है थोड़ा सा हम टूटता है। ठीक, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनाता है। मतलब कहने का मतलब समझिए कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ग्लूकोज के कितने अणु बनते हैं? ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, ये कोशिकीय श्वसन की रूपरेखा है। ग्लूकोज है और ये प्रथम, यहां से इसका प्रथम अवस्था है इसकी। और यहां पर देखिए इसके अंदर पायरुविक अम्ल जो बना है, इसके 2 अणु बने। कितने अणु बने हैं? 2 अणु बने हैं। ये ग्लाइकोलिसिस आपको दिख रहा है, ग्लाइकोलिसिस। यहां पर हम आपको अभी समझाएंगे। तो बताया ग्लाइकोलिसिस जो है श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। और कुछ ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक, किसके रूप में होती है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस के उपरांत को पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र में होने वाली अभिक्रियाओं द्वारा होता है। अब क्रेब्स चक्र में जो होने वाली अभिक्रियाएं उनके द्वारा होता है। ग्लाइकोलिसिस के उपरांत को पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, अब जो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा
ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र में होने वाली अभिक्रियाओं द्वारा होता है। अब क्रेब्स चक्र में जो अभिक्रियाएं होंगी उनके द्वारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा पायरुविक अम्ल का ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत, ग्लाइकोलाइसिस के बनने के बाद, मतलब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होने के बाद। इसकी संपूर्ण अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, उसी के अंदर ये क्रियाएं होती हैं। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियम होती हैं जहां सभी प्रकार के आवश्यक एंजाइम व सह एंजाइम मिलते हैं। मतलब एंजाइम आप सभी जानते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के रूप में बदल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जहां सभी प्रकार के आवश्यक एंजाइम व सह एंजाइम, एंजाइम तो आप जानते हैं, सह एंजाइम वो होते हैं जो एंजाइम के साथ क्रिया करें। अगर एक एंजाइम है और उसके साथ दूसरा एंजाइम आ जाता है तो उसे सह एंजाइम कहते हैं या को एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम का मतलब दूसरे एंजाइम को, एंजाइम अगर एक एंजाइम एक क्रिया करता है, उसके साथ दूसरा एंजाइम आ जाता है तो उसको सह एंजाइम कहते हैं, मतलब उसका साथी, कहने का मतलब समझिए। तो सह एंजाइम मिलते हैं, इसमें 3 स्थानों पर एक एक अणु, इनके इसमें जो होता है 3 स्थानों पर एक एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करती है। मतलब इसमें 3 स्थानों पर एक एक अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होगी। एक एक अणु क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जाएगी, एक एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार पायरुविक अम्ल का एक अणु संपूर्ण रूप, इस प्रकार पायरुविक अम्ल का एक अणु संपूर्ण रूप पायरुविक अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु हैं। कार्बन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। यहां पर बता दिया कि इस प्रकार पायरुविक अम्ल का एक अणु संपूर्ण रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब संपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसमें किसमें हो जाता है कि जिसमें 3 परमाणु हो, पायरुविक अम्ल में कितने हो? 3 परमाणु हो, वो किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है। तथा इसमें इसके 3 कार्बन अलग अलग हो जाते हैं। इसके तीनों कार्बन कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। दोबारा समझ लेते हैं कि इस प्रकार पायरुविक अम्ल का एक अणु संपूर्ण रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। संपूर्ण रूप से क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। पायरुविक अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं कार्बन के, तथा इसके तीनों कार्बन अलग अलग हो जाते हैं। कैसे कैसे जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसी वीडियो के अंदर कि इस प्रकार ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु हों। पायरुविक अम्ल के कितने? 2 अणु हों। ठीक है, से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु निकलते हैं। कितने निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु। इस क्रिया में कुल 38 एटीपी अणु बनते हैं। मतलब कहने का मतलब है 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनते हैं, यानी कि इतनी ऊर्जा मुक्त होती है, कुल ऊर्जा जो होती है निकलती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो आपकी क्रिया थी, मैंने आपको बताया था, प्रथम अवस्था होती है। इसके अंदर जो क्रिया होती हैं वो कोशिका द्रव्य में होती है ये, और इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और इसमें 8 एटीपी अणु निकलते हैं। ठीक है, सेकंड एसिटिल को एंजाइम ए के बनते समय, अब एसिटिल को एंजाइम मतलब मैंने बताया था आपको सह एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, के बनते समय 6 एटीपी कुल 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, समय 6 एटीपी कुल 38 एटीपी मुक्त होते हैं। और जो आपका यहाँ पर बताया गया है, देखिए क्रेब्स चक्र में कितने? क्रेब्स चक्र में तीसरा पॉइंट है आपका, क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। कितने हैं? 24 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। जैसे कि अब आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो आप समझिएगा। देखिए, इस प्रकार ग्लूकोज अणु से संपूर्ण ऑक्सी श्वसन के बाद 38 कितने हैं? 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, यानी कि 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, यानी कि प्राप्त होते हैं आपको। और ये ग्लूकोज अणु से संपूर्ण ऑक्सी श्वसन के बाद, मतलब ग्लूकोज का पूरा ऑक्सी श्वसन हो जाएगा, उसके बाद आपको 38 अणु एटीपी मुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए कोशिकीय श्वसन की रूपरेखा एक बार देख लेते हैं। देखिए, ग्लूकोज है और एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो किस में बदल जाती है? एडीपी की, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में बदल जाती है। फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट ये आपका बन चुका है, इसके 2 अणु बने। और फिर इसके बाद जो है आपका एनएडी जो है आपका क्या है? निकोटिनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसे।
क्या कहते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटाइड। ठीक, ये किस में बदल जाती है आपकी, इसमें ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। किसमें आपकी ये ऊर्जा है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटाइड, इस रूप में बदल जाती है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ठीक, H2 इसका हाइड्राइड के रूप में दिया हुआ है। एडीपी एटीपी के रूप में बदल जाती है। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रथम अवस्था है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और पायरुविक अम्ल के अंदर कार्बन की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिल कोएंजाइम, ये आपका एक सह एंजाइम है, मैंने बताया था सह एंजाइम जो एंजाइम के साथ क्रिया करे दूसरा एंजाइम वो सह एंजाइम या कोएंजाइम कहलाता है। कोशिका द्रव के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये सारी क्रिया क्रेस चक्र जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब यहाँ पर कोएंजाइम है, अब देखिए ये सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल क्या बना, आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। आइसोसिट्रिक अम्ल से मैलेइक अम्ल बनता है, मैलेइक अम्ल से आइसोले एसिटिक अम्ल बनता है और फिर इससे फिर वही क्रिया चलती रहती है, मतलब ये क्रेस चक्र है, इस तरीके से चलता रहता है। सिट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। आइसोसिट्रिक अम्ल से जो आपका जो बनेगा जो मैलेइक अम्ल बनेगा, इसके अंदर ऊर्जा NAD से किसमें, NADH2 के अंदर परिवर्तित होती है। मैलेइक अम्ल से जो आइसोसैलो एसिटिक अम्ल है, इसके अंदर NAD से NADH2 में ऊर्जा परिवर्तित होती है और फिर आपका क्या बनता है, देखिए क्यू एंजाइम से फिर ये क्रेस चक्र इस तरीके से चलता रहता है। कोशिका श्वसन की ये रूपरेखा है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको बीच में बताया भी गया है, ये क्रेस चक्र है। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो या प्रॉब्लम आए तो सभी बच्चे पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वैसे समझ में आया हुआ, इजी टॉपिक है, ऐसा कोई है नहीं टॉपिक के अंदर। थैंक यू।